एक ऐसा आइलैंड जिसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक न इंसान की जात। जंगलों, पेड़ों और जानवरों से भरा आइलैंड किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसी आइलैंड पर तेज हवा के चलते पेड़ जोरों से हिलने लगे थे और पत्तों की आवाज एक भयानक शोर पैदा कर रही थी। तभी पेड़ की टहनी को अपने हाथों से हटाते हुए एक जंगली लड़की, जिसके बाल धूल से सने हुए थे और उसके कपड़े सड़ गल गए थे, उसकी आंखें चील की आंखों की तरह गहरी थी, लेकिन उनमें अभी खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी जोर से दहाड़ने की आवाज आती है और वो लड़की बिना सोचे तेजी से भागने लगती है। जैसे ही वो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक विशाल काय भालू दिखाई देता है, जो उसकी तरफ पूरी तेजी से दौड़ कर आ रहा था। उस भालू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको उसका शिकार मिल गया था और आज वो उसका ही सेवन करने वाला था। लड़की पेड़ की टहनी से लटकते हुए दौड़ते हुए समंदर किनारे जाने की कोशिश करती है। तभी भालू एक सूखे पेड़ को ताकत से धक्का देता है और वो पेड़ सीधा उस लड़की के सामने आ गिरता है। तेजी से दौड़ने के कारण लड़की अपना संतुलन नहीं संभाल पाती है और टहनी में पांव फंसने के कारण वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। उसका पांव पेड़ के नीचे बुरी तरह से फंस जाता है। तभी वो देखती है कि वो विशालकाय खूनी भालू उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके पंजे बड़े और नुकीले थे। उसके एक ही वार से उस लड़की का जिस्म तार तार हो सकता था। भालू को अपने करीब आता देख लड़की पूरे ताकत से पेड़ की टहनी को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करती है। भालू अब उसके बहुत करीब आ चुका था और उस लड़की का पांव अभी भी पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसकी सारी कोशिशें विफल हो रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसकी मौत उससे दूर नहीं है। भालू अपना पंजा खोलता है और अपने शिकार का कत्ल करने ही वाला होता है। तभी वो लड़की एक गहरी सांस लेती है और पूरी ताकत से पेड़ की टहनी को तोड़ देती है और टहनी के नुकीले भाग को भालू के सीने में घोंप देती है। भालू के सीने से खून बहने लगता है और वो दर्द में दहाड़ने लगता है। तभी लड़की भालू के शिकंजे से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। भालू अपने सीने से जैसे ही वो नुकीली टहनी को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी छाती पर एक भाला आके लगता है, जिससे उसकी छाती चील जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसे भाले उस लड़की ने अपनी सुरक्षा के लिए आइलैंड के कोने कोने पर छुपा कर रखे थे। लड़की पेड़ से नीचे उतरती है और वो भाले पर पूरा जोर लगाकर भालू के सीने को फाड़ डालती है और बिना पीछे मुड़े समुद्र तट की ओर चल देती है। भालू दहाड़ता है, लेकिन अब उसकी दहाड़ कमजोर हो चुकी थी और कुछ पल तड़पने के बाद वो अपनी आखिरी सांस लेता है। समुद्र तट पहुंचने के बाद वो अपने शरीर पे लगे खून को पानी से साफ करने लगती है। तभी उसे पत्थरों के पीछे से इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वो सहमी रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो आइलैंड पर सिर्फ अकेली इंसान थी। वो अपनी हिम्मत जुटाती है और उस आवाज की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो पत्थरों के पीछे पहुंचती है तो वो देखती है एक आदमी, जिसकी उम्र करीबन 23 या 24 साल होगी। वो घायल उन पत्थरों पर बेसुध पड़ा हुआ था। उस घायल आदमी को देखकर देबीना को अपना अतीत याद आने लगा। वो भी ठीक उस आदमी की तरह बेहोशी की हालत में इस आइलैंड पर पहुंची थी। 10 साल पहले देबीना अपने परिवार से अलग हो गई थी, क्योंकि उसका अपहरण कर लिया गया था और गुंडों ने बोट से उसे देश से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन बीच समंदर में ही बोट की दुर्घटना हो गई और बोट पे सवार सभी इंसान उस दुर्घटना में मारे गए। लेकिन इस लड़की ने उस समय अपनी सूझबूझ दिखाई और एक छोटी सी लाइफ बोट से वहां से बच निकली और इस सुनसान आइलैंड पर आ पहुंची। तब से आज तक वो आइलैंड पर खुद को जिंदा रखने के लिए हर दिन जंग लड़ रही थी। देबीना उस आदमी को खींच के अपनी गुफा में ले आती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसके पेट के निचले हिस्से पर एक बड़ा घाव दिखाई देता है। उस घाव से खून भी बह रहा था। देबीना जमीन पे पड़े एक पत्ते को उठाती है और उस घाव पर बांध देती है, जिससे कि खून का बहाव कम हो जाता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, वो आदमी उसकी कलाई पकड़ लेता है और उससे बेहोशी की हालत में कड़े स्वर में पूछता है, कौन हो तुम?
उसकी आवाज में दम नहीं था, लेकिन उसकी कलाई की पकड़ मजबूत थी। देबीना उसका हाथ अपनी कलाई से हटाती है और कहती है, तुम्हें बचाने वाली। और ये कहकर वो गुफा से निकल जाती है। देबीना जब वापस आती है तो वो देखती है कि उस आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाई थी जिससे कि वो उसके घाव को भर सके। जब वो उस आदमी के करीब जाती है तो वो देखती है उस आदमी के पेट पर किसी ने चाकू से वार किया था। उसका घाव इतना गहरा था कि देबीना को डर था कि उसके अंदरूनी अंग को कहीं चीरा न लगा हो। जैसे ही जड़ी बूटी लगाने के लिए वो नीचे झुकती है, वो आदमी उससे बोलता है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुमने तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं खोद दूंगा। देबीना उससे जवाब में कहती है, और कब्र पर क्या नाम लिखोगे? मुझे बचाने वाली देवी? अब बकवास बंद करो और मुझे तुम्हारी शर्ट उतारने दो। मुझे ये लेप तुम्हारे घाव पर लगाना है। क्या है ये लेप? वो आदमी दर्द में पूछता है। देबीना कहती है, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा और घाव भरेगा। अब ये शर्ट खोलने दो। जवाब में आदमी कहता है, नहीं, मैं इसे खुद खोलूंगा। तुम रहने दो। वो आदमी अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपनी शर्ट खोलने लगता है। देबीना ने 10 साल बाद किसी मर्द को देखा था। जब वो 13 साल की थी तब उसका अपहरण हो गया था और तब से वो इस वीरान टापू पर फंस गई थी। तब से लेकर अब तक देबीना के शरीर और मानसिकता में परिवर्तन आ गया था। उस आदमी की छाती चौड़ी थी और पेट में एब्स थे। उसके शरीर के मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे। देबीना कुछ समय के लिए उस आदमी का शरीर देखकर खो गई थी। उसने लेप लिया और अपने हाथों से घाव पर लगाने लगी। वो साथ ही साथ में उस आदमी के शरीर का जायजा भी ले रही थी। तभी वो आदमी चिल्लाता है, जरा आराम से लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या इसी तरह तुम अपने पेशेंट का इलाज करती हो? वो आदमी हैंडसम तो था लेकिन सवाल बहुत करता था। देबीना ने उसे जवाब दिया, इतनी ही दिक्कत है तो ढूंढ लो अपने लिए कोई हॉस्पिटल इस आइलैंड पर। शुक्र मनाओ कि मैं तुमको मिल गई, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई, समझे? तुम बहुत ही खड़ूस औरत हो, उस आदमी ने जवाब दिया। और तुम एहसान फरामोश। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा मुझ पे ही बरस रहे हो। दोनों लोग एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हवा में बारूद की गंध आ रही हो। आखिरकार देबीना उस घायल आदमी के साथ बहस करके थक गई थी। वो वहां से उठी और उसने कहा, आज भारी बारिश हो रही है और रात में आइलैंड पर तापमान बहुत कम हो जाएगा। जब तक तुम लेटे हो मैं आग जला लेती हूँ। देबीना आग जलाने के लिए कोने में जाने ही वाली थी, तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई, अरे तुम्हें क्या समस्या है? देबीना ने पलटकर कहा, अगर जल्दी आग नहीं जलाई तो हम दोनों आज रात ठंड में जमकर मर जाएंगे। आदमी ने अपना मुंह खोला और आखिर में कहा, ठीक है। देबीना उस आदमी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आग जलाने के लिए कोने में चली गई थी। आइलैंड पर आग जलाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, लकड़ी ड्रिल करना। देबीना को भूसे के ढेर से एक छोटी लौ निकालने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे ही बाहर हवा चली तो आग की छोटी लौ तुरंत बुझ गई। ये देखकर देबीना मायूस हो गई थी, क्योंकि उसकी सारी मेहनत जो उसने आग लगाने के लिए की थी वो अब पानी में मिल गई थी। वो फिर से आग जलाने की कोशिश में लग जाती है कि तभी अरे, आदमी की आवाज फिर से सुनाई देती है। देबीना ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही वो ये कहते हुए पीछे मुड़ती है तो जमीन पर लोहे के गिरने की आवाज आती है और उसने एक सिगरेट लाइटर को लुढ़कते हुए अपने पैर के पास देखा। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, घूसट आदमी, ये लाइटर तुम मुझे पहले नहीं दे पा रहे थे। उस आदमी ने देबीना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो उससे मुंह फेर के सो गया। कुछ ही समय बाद रात अपने परवान पर पहुंच गई थी। वो दोनों गुफा में विपरीत दिशा में लेटे हुए थे। देबीना कुछ अजीब आवाज सुनकर अपनी नींद से जाग गई।
उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उस आदमी का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उस आदमी को देखने के लिए जब वो नीचे झुकी तो उसने देखा उसके माथे पर ठंडा पसीना था। अरे घूसट आदमी, क्या तुम ठीक हो? देबीना ने आगे बढ़कर उस आदमी की मजबूत बाह को थपथपाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नॉर्मली पेन किलर और पैरासिटामोल की 2 गोली से उसका दर्द और बुखार दोनों उतर जाता, लेकिन इस टापू पे इनका मिलना असंभव था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बुखार और दर्द के कारण बेसुध हो गया था। देबीना ने कोशिश की कि वो उसे आग के पास लेकर जाए, जिससे कि उसे गर्माहट मिलेगी, लेकिन आग भी इस ठंड में काम नहीं कर पा रही थी। देबीना के पास उस आदमी को गर्म रखने का अब सिर्फ एक ही उपाय था। देबीना ने उस आदमी के चेहरे को देखा और वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। उसका शरीर एक नक्काशी की तरह था। उसके आकार एकदम सटीक थे। कपड़े उतारने के बाद उसने उस आदमी की शर्ट को पूरी तरह से खोला और उसकी पतलून का बटन भी खोला और उससे लिपट कर वो सो गई, जिससे कि उसकी शरीर की गर्मी उसे गर्म रख सके। उसने मन में सोचा, किसी को बचाना बहुत जरूरी होता है, भले ही वो घूसट ही क्यों ना हो। कहा जाता है किसी की जान बचाने से सौभाग्य मिलता है। अगर ऐसा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इससे मेरा खोया हुआ परिवार मुझे वापस मिल जाए। जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो उसकी जान लेना चाहते थे। इससे साफ था उसके रॉय परिवार में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। वो इन्हीं बातों को सोचते हुए बेहोश होकर सो गई थी। अगले दिन जब देबीना की नींद खुली तब उसने देखा कि वो आदमी वहां से गायब था और वो एक कोट से ढकी हुई थी। देबीना ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वो गुफा से बाहर की ओर निकल गई। जैसे ही देबीना गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है तो उसने दरवाजे पर काले रंग के कोट पहने बॉडीगार्ड की एक लाइन खड़ी देखी। कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था। ये देखकर देबीना शॉक हो गई थी। इतने सालों से वो वहां फंसी हुई थी सिर्फ इसी आस में कि एक दिन वो इस डरावने आइलैंड से निकलकर अपने परिवार के पास जाएगी। लेकिन अचानक उसे उस आइलैंड पर एक जख्मी आदमी मिलता है और अगले ही दिन वो हेलीकॉप्टर और बॉडीगार्ड के साथ उसे पाती है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। थोड़ी ही दूर पर हेलीकॉप्टर के पास हेड बॉडीगार्ड सम्मान पूर्वक उस आदमी से कुछ कह रहा था जो कुछ घंटों पहले उसी गुफा में था। उस आदमी की शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों से कई गुना बेहतर थी। देबीना उसके पास भाग कर जाती है और कहती है, अब तुम? जैसे ही देबीना ने अपना मुंह खोला उस आदमी ने उसे टोकते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने भावहीन होकर कहा, तुमने मुझे बचाया और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देबीना ने उसे जवाब दिया, क्या थैंक यू कहना इतना कठिन है? जैसे ही देबीना ने बोलना बंद किया उसने देखा कि सभी बॉडीगार्ड उसे आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे उसने कुछ अजीब बात कही हो। पर इसके विपरीत उस आदमी का भाव बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने कहा, अगर तुम इस बार चूक गई तो तुमको पछतावा होगा। देबीना को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर उसकी टूटी बोट पर पड़ी और उसने सोचा कि अब ये बोट तो मुझे जमीन तक नहीं पहुंचा पाएगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी इच्छा ये है कि तुम मुझे मेरे घर ले जाओ। इस बार उस आदमी की बारी थी आश्चर्यचकित भाव दिखाने के लिए। बस इतना ही? देबीना की पहली और आखिरी इच्छा थी आइलैंड को छोड़ना। उस आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। वो फिर घूमा और हेलीकॉप्टर की ओर चल दिया और देबीना भी उसके पीछे पीछे चली गई। 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर कोलकाता के ऊपर मंडराने लगा। क्या ये वही जगह है? आदमी ने नीचे एक विला की ओर इशारा किया। शायद। देबीना को ढंग से याद नहीं था क्योंकि जब उसका अपहरण हुआ था वो सिर्फ 13 साल की थी। चलो नीचे उतारो, आदमी ने पायलट को आदेश दिया और पायलट ने तुरंत हाँ कहा। देबीना के मन में एक अलग उत्साह था और अनगिनत सवाल। वो एक अपहरण और 10 साल अकेले डरावने आइलैंड पर बिताने के बाद वो अपने घर वापस जा रही थी। कलकत्ता में ये कहानी क्या मोड़ लेगी,
क्या देवीना का परिवार उसे देखकर खुश होगा या कहानी कोई और मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।